ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को संडे था, संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो आज मंडे, आज से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं, परसों की क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बैंकिंग सर्विसेज। तो 2 सर्विस हमने पढ़ ली थी, तो आज हम और 2 सर्विस पढ़ने वाले हैं। थर्ड सर्विस है आपकी चेक फैसिलिटी। अ चेक इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक। तो आप सबको पता ही है कि चेक क्या है। एक ऐसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है कि मतलब आप क्या करते हो, चेक आप अपनी बुक में से चेक, जो चेक बुक होती है उसमें से चेक आप लेते हो और अमाउंट भरते हो, नेम डेट वगैरह भरते हो, और फिर आप बैंक के पास वो चेक लेके जाते हो और आपको वहां से पैसा मिल जाता है। ठीक है। It is considered to be the most convenient and inexpensive medium of the exchange। तो इसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको चेक को फिल करना और आपको बैंक के पास उस चेक को प्रेजेंट करना है, और इनएक्सपेंसिव भी है। ज़्यादा आपको कोई खर्चा वगैरह नहीं करना है। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पे कि पैसा लेना। ठीक है ना। There are 2 types of check, bearer checks and cross check। तो 2 तरीके के चेक होते हैं। bearer check is the check which is encashed immediately at the bank counter। तो bearer check वो चेक होता है जो तुरंत, यानी कि आपने चेक दिखाया काउंटर पे और आपको इमीडिएटली कैश मिल गया। ठीक है। The check which is to be deposited only in the pay's account is known as cross check। और दूसरा चेक ये होता है कि वो चेक जो विच इज टू बी, जो चेक आपका डिपॉजिट होना होता है पे अकाउंट में, ठीक है ना, उसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। लिखा है ना, तो चेक विच इज टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन द पेज अकाउंट। ठीक है। An important function of the bank is to receive the check favoring their clients drawn on the other bank, get them encashed through interbank transaction and park the fund in respective account of their client। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे बैंक का फंक्शन यही होता है कि वो चेक ले क्लाइंट से, ठीक है ना, और उसको एनकैश करवाए, मतलब चेक के बदले उनको वो पेमेंट दे अपने क्लाइंट को। फोर्थ है आपका, ये देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप 11th स्टैंडर्ड में है तो ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वरना ये बहुत ही कम वर्ड्स में वो चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन आप जब फर्दर आप कोर्सेज करेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। फिर है आपका आरटीजीएस, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड वेयर मनी और सिक्योरिटी टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। तो एक ये ऐसा सिस्टम है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है कि आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ फंड वेयर मनी एंड सिक्योरिटी टेक प्लेस, यानी कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, यहाँ पे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप यहाँ पे ट्रांसफर करवा सकते हो पैसे को ऑन अ रियल टाइम एंड अ ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। हेयर सेटलमेंट इन रियल टाइम means payment is not without any condition to waiting period and the transaction are settled as soon as they are processed। तो सेटलमेंट इन रियल टाइम का मतलब ये है जो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको मतलब वेट करना पड़ेगा या कोई वेटिंग पीरियड आपको दिया गया है। ठीक है। ट्रांजैक्शन जैसे एकदम मतलब ट्रांजैक्शन जैसे होता है, ठीक है, जितनी जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम में ये आपका प्रोसेस्ड हो जाता है, यानी कि वो जो आप जिस काम के लिए गए हो वो काम उसी टाइम हो जाता है। सिमिलरली ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 basis without bunching or netting with any other transaction। तो ग्रॉस सेटलमेंट में क्या है, बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो जाती है ऑन 1-to-1 बेसिस, यानी कि विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। इसमें भी कुछ ज़्यादा झमेला नहीं होता। आप
ईजिली अपना ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इट इज वर्थ टू मेंशन हेयर दैट देयर इज नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी एंड द वंस द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस पेमेंट्स आर फाइनली एंड इरवोकेबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि आपके हाथ में पैसे नहीं दिए जाते। एक बार ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गई, ठीक है, पेमेंट आर फाइनल एंड इरवोकेबल, मतलब उसको आप दोबारा से उसको नहीं रिन्यू कर सकते, ठीक है, या ले नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर लो वॉल्यूम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर RTGS इज 2 लाख, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए अगर आपको RTGS करवाना है तो कम से कम 2 लाख रुपए मतलब अमाउंट होना चाहिए, तभी वो RTGS हो सकता है। अंडर दिस सिस्टम देयर इज लो रिस्क ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क भरा नहीं होता है, बहुत ही कम रिस्क है, सेटल मतलब आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाती है। देखो अगर मैं बताऊँ, मेरी जो बुक में जो इन लोगों ने समझा रखा है थोड़ा अजीब तरीके से बता रखा है, क्योंकि कोई बेसिक, अभी जिसकी मैं बात कर रही थी, कोई बेसिक चीज़ें आपको नहीं बता रखी कि मतलब अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो अच्छे से उस चीज़ को पुटअप करे, लेकिन मेरी बुक में ऐसा गिवन नहीं है। तो मेरे पास यही बुक थी तो मैंने इसलिए आपको इसमें से पढ़ा दिया। फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, आप सबके पास तो होगी वैसे भी, तो उसमें इजी लैंग्वेज है तो आप उसमें से इसको कवर अप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये बुक अवेलेबल थी, यही बुक से हम पढ़े हैं, तो मैंने सोचा यही बुक से पढ़ाती हूँ। तो अभी तक तो किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैं स्टार्टिंग में भी कहा था हर बुक परफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ टॉपिक आपको अड़ते ही हैं, कुछ उनके लैंग्वेज ऐसी होती है जो ईजिली समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एज पर योर 11th स्टैंडर्ड आपको अभी इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने बैंकिंग सर्विस मेंशन तो कर दी, लेकिन इन लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जिनका भी आपको मतलब भी नहीं पता है, तो इट्स ओके। अगर आपकी बुक में अच्छा गिवन है तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, तो कल को हम और सर्विसेज पढ़ने वाले हैं, नेफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है, तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।